Hello everyone. Today in this session of Business Studies class we are going to discuss the third function of commercial bank, that is electronic banking services. Modern banks provides various types of e-banking services, that is electronic fund transfer, automated teller machine, debit card, credit card, telebanking, core banking, National Electronic Fund Transfer means NEFT. Real time gross settlements means RTGS. Electronic fund transfer. Under it, a bank transfer wages and salaries directly to the company's account to the accounts of employees of the company. That is called direct credit. यानी कि आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट कंपनी की तरफ से आपके ऑफिस की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी वेजेस हो सकती हैं. द अदर एग्जाम्पल और ऑफ EFT आर ऑन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्सेस एटसेट्रा. इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेबिट. डायरेक्ट डेबिट मीन्स कि आपके अकाउंट में से कुछ मनी विड्रॉ हो जाएगी, आपकी इंस्ट्रक्शंस पर आपके बैंक अकाउंट से कुछ पेमेंट्स हो जाएंगी डायरेक्टली. जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया, आपके मंथली इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बिल्स पे हो गए. नेक्स्ट इज ATMs. वेरी पॉपुलर टर्म, हम सभी इसको यूज करते हैं. इसके इम्पोर्टेंस, इसके फंक्शंस के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ATM is an automatic machine with the help of which money can be withdrawn or deposited by inserting the card. एक चिप यानी कि एक कार्ड जो बैंक की तरफ से हमें मिलता है, and typing your personal identity number, PIN number. This machine operates for all the 24 hours. This has reduced the work of employee by more than half. जब ATM मशीन्स नहीं थी तो एम्प्लॉयज़ का बहुत सारा टाइम मनी को डिपॉजिट करने और मनी को विड्रॉ करने में ही चला जाता था. बाकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए उनके पास बहुत कम टाइम रह पाता था, जिससे वो बहुत अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को नहीं दे पाते थे. और जब से ATM मशीन्स वर्किंग में आई हैं तो बैंक एम्प्लॉयज़ का जो वर्कलोड है वो कम हो गया है. अब वो बाकी पॉइंट्स के ऊपर, रिमेनिंग पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं और अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड. A debit card is issued to a customers in lieu of his money deposited in the bank. The customers can make immediate payment of goods purchased or services obtained on the basis of his debit card provided by the terminal facility is available with the seller. वैसे तो हम सभी आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करेंगे. डेबिट कार्ड एक ऐसे कार्ड हैं जो बैंक इशू करता है किस बिहाफ पर, जितना मनी आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है. आपने 1 लाख डिपॉजिट करवाया है तो आप अपने डेबिट कार्ड से मैक्सिमम 1 लाख विड्रॉ कर सकते हो. आपने 50,000 डिपॉजिट करवाया है तो आप अपने डेबिट कार्ड से मैक्सिमम 50,000 की पेमेंट्स कर सकते हो. आप अपने सेलर को, जहां से आप गुड्स परचेज कर रहे हो, उसके पास जो भी टर्मिनल फैसिलिटी है उसकी हेल्प से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है. लेकिन डेबिट कार्ड की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपके अकाउंट में जितना मनी डिपॉजिट है मैक्सिमम उसी अमाउंट तक की मनी की ही आप पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर डेबिट कार्ड. नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड. ए बैंक इश्यूज ए क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर्स who enjoy good reputation. This is a sort of overdraft facility. With the help of this card, the holder can buy goods or obtain services up to a certain amount even without having sufficient deposit in their bank accounts. Very important. हम सभी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं आजकल के टाइम में, फिर भी हम इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं. देखो कि क्रेडिट कार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है. लास्ट लाइन को मैं दोबारा रीड करूंगी. इवन विदाउट हैविंग सफिशिएंट डिपॉजिट इन देयर बैंक अकाउंट्स. डेबिट कार्ड में हम तभी यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड जब हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो.
लेकिन क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हो चाहे आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो, तब भी आप उसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कस्टमर ने 5 लाख रुपीस तक की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड बैंक से बनवाया हुआ है। बैंक सिर्फ अपने रेप्यूटेड कस्टमर्स को, जिनका गुडविल अच्छा है, जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ही क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू किया जाता है। जनरल कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जाता। बैंक ने अपने रेप्यूटेड कस्टमर्स को 5 लाख रुपीस तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है। अब अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट नहीं है, तब भी आप 5 लाख रुपीस तक की पेमेंट्स कर सकते हो। अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर सकते हो, आपने कुछ शॉपिंग की है तो अपने सेलर को पेमेंट कर सकते हो। चाहे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीस हैं, चाहे 1 लाख रुपीस हैं, चाहे 5000 रुपीस हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक की पेमेंट्स कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही क्या है, 5 लाख रुपीस है। नेक्स्ट वन इज टेली बैंकिंग। Under this facility, a customer can get information about the balance in this account or information about the latest transaction on the telephone. टेली बैंकिंग वही है जो आजकल नेट बैंकिंग की फॉर्म में यूज हो रहा है। टेली बैंकिंग में क्या होता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से ऑपरेट होती है, आपके पास इमीडिएट इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपके अकाउंट से कोई मनी विड्रॉ हुई, कोई मनी डिपॉजिट हुई, यानी कि कुछ भी डायरेक्ट डेबिट हुआ, कुछ भी डायरेक्ट क्रेडिट हुआ, आपके पास इमीडिएट एक मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतना मनी डिपॉजिट हो गया है, इतना मनी विड्रॉ हो गया है। दिस इज कॉल्ड टेली बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। In this system, a customer by opening a bank account in one branch can operate the same account in all CBS branches of the same country or the same bank anywhere across the country. अब CBS क्या है? Core Banking Solutions का ही एक स्मॉल नेम क्या है, CBS है। अब अगर आपने किसी CBS ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाया है, तो आप सिर्फ उसी ब्रांच के कस्टमर नहीं हो, आप अक्रॉस द कंट्री उस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी के आप कस्टमर हो। आप पूरी कंट्री में उस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ कहीं से भी अपनी पासबुक अपडेट करवा सकते हो, मनी डिपॉजिट करवा सकते हो अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफर मनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके लिए अक्रॉस द कंट्री उस ब्रांच में। लेकिन आप जब अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो, आपको ऐसी फैसिलिटी चाहिए, तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि क्या जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हो वो ब्रांच CBS एनेबल ब्रांच है भी या नहीं है। ब्रांच का CBS एनेबल होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपको पहले ये क्लैरिफाई करना होगा कि हम CBS के अंडर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, कि हम अक्रॉस द कंट्री कहीं भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकें, हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए, हम ऐसा अकाउंट जो है ओपन करवाना चाहते हैं। जब बैंक CBS फैसिलिटी देते हुए अकाउंट ओपन करते हैं तो हर कस्टमर को एक स्पेशल आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बेस पर ही वो अक्रॉस द कंट्री इस फैसिलिटी को ऑब्टेन कर सकता है। It is immaterial with which branch of the bank the customer deals with when he or she is a CBS branch customer. अगर आपके पास CBS ब्रांच कस्टमर की आइडेंटिटी नंबर है तो ये बात आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती है कि आप किस ब्रांच से डील कर रहे हो। आप फतेहाबाद ब्रांच से डील कर रहे हो, आप दिल्ली ब्रांच से डील कर रहे हो, आप जलंधर ब्रांच से डील कर रहे हो, इट डजंट मैटर। ये डील करना है आपको बैंक से। आप उस बैंक के कस्टमर हो, आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के कस्टमर नहीं हो अगर आपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंडर अपना अकाउंट ओपन किया है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT refers to a nationwide system that facilitate individuals, firms and companies to electronically transfer funds from any branch to any individual, firm,
or company having an account with any other bank branch in the country. NEFT से हम क्या कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर होते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में विद इन द कंट्री। आप इंडिविजुअल फॉर्म में भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई फर्म की आइडेंटिटी है आपके पास, किसी कंपनी की आइडेंटिटी है आपके पास, आप किसी भी फॉर्म में अपनी मनी ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन को अगर मनी ट्रांसफर करनी है वो कर सकता है। एक बिजनेसमैन को, सोल ट्रेडर है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उन्हें मनी ट्रांसफर करनी है, कर सकता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उन्हें मनी ट्रांसफर करनी है तो वो भी NEFT की फैसिलिटी को यूज करते हुए मनी एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन विद इन द कंट्री। NEFT सेटल ट्रांजैक्शन इन बैचेस। द सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। For example, NEFT settlements take place 11 times in a day during the weekdays, Monday to Friday, 9 a.m. to 7 p.m. and 5 times during Saturday, 9 a.m. to 1 p.m. NEFT में जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो बैचेस में होती हैं। 9 o'clock से लेकर 7 o'clock तक 11 बैचेस में ट्रांजैक्शन होगी। अगर फर्स्ट बैच का जो टाइम ओवर हो चुका है, आप NEFT करवाना चाहते हो कोई भी अमाउंट, आप बैंक में पहुंचते हो और बैंक कहता है कि फर्स्ट बैच हम ओवर कर चुके हैं, अब आपकी मनी सेकंड बैच में ट्रांसफर होगी, सेकंड बैच का टाइम जब स्टार्ट होगा तो आपको वेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बैच के लिए आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। आप अपनी मनी बैंक में दे के आ सकते हो, बैंक आपकी मनी जब टाइम स्टार्ट होगा तो ट्रांसफर कर देगा। ये नहीं कि आपको वहां रुक कर वेट करना होगा, नहीं, आपकी मनी ट्रांजैक्शन को वेट करना है। Any transaction initiated after a designated settlement time could have to wait till the next designated settlement time start. NEFT ब्रांच में अगर आप NEFT करवाना चाहते हो तभी करवा सकते हो। इट मीन्स कि कोई भी ब्रांच NEFT एनेबल होगी तो ही वो अपने कस्टमर को NEFT की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि नॉट ओनली इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज मेंटेनिंग अकाउंट्स विद ए बैंक ब्रांच कैन ट्रांसफर फंड्स यूजिंग NEFT, बट इवन सच इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज हु डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट also can deposit cash at the NEFT enabled branch with instructions to transfer funds using NEFT. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका NEFT ब्रांच में अकाउंट हो तभी आप NEFT की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। एक बिजनेसमैन है जिसका अकाउंट एक ऐसी ब्रांच में है जो NEFT एनेबल ब्रांच नहीं है, तो क्या वो NEFT की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकता? कर सकता है। वो किसी और ब्रांच में जाएगा जो ब्रांच NEFT एनेबल है, वहां पर अपना कैश डिपॉजिट कराएगा और NEFT की फैसिलिटी को ऑब्टेन करेगा। ओनली इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज मेंटेनिंग अकाउंट्स विद द NEFT एनेबल ब्रांच कैन रिसीव फंड्स थ्रू द NEFT सिस्टम। ये बात बहुत जरूरी है कि जिस पर्सन को एक बिजनेसमैन अपनी मनी ट्रांसफर करना चाहता है उस पर्सन का अकाउंट NEFT एनेबल ब्रांच में होना चाहिए, तभी वो मनी रिसीव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। यानी कि जो भेजने वाला है मनी उसका अकाउंट होना NEFT एनेबल ब्रांच में कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बेनिफिशियरी पार्टी है, रिसीविंग पार्टी है, उसका अकाउंट NEFT एनेबल ब्रांच में होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा कि जो NEFT एनेबल ब्रांचेस हैं उनमें अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है, आपको कैश पेमेंट पे ही NEFT फैसिलिटी ऑब्टेन करनी है, तब आपके लिए मैक्सिमम और मिनिमम कुछ लिमिट सेट की जाएंगी। इन केस इफ एनीवन डज नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, then the maximum amount that could be transferred is rupees 50,000 against cash.
एनईएफटी जब भी आप करवाते हो तो आपसे पर्टिकुलर बैंक कुछ फीस चार्ज करता है, लेकिन बेनिफिशियरी पार्टी को, जो रिसीविंग पार्टी है, उसे पेमेंट रिसीव करने की कोई भी फी पे नहीं करनी होती। सिर्फ जो पर्सन एनईएफटी करवा रहा है, जो सेंडर है, उसे ही एनईएफटी चार्जेस पे करने होते हैं और ये चार्जेस बैंक टू बैंक वेरी करते रहते हैं। नेक्स्ट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, इट मीन्स आरटीजीएस, वेरी पॉपुलर टर्म। बिजनेसमैन इन टर्म्स को एनईएफटी और आरटीजीएस को आजकल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। RTGS refers to a fund transfer system where transfer of funds takes place from one bank to another on a real time and on gross basis. Settlement in real time means transactions are settled as soon as they are proposed and are not subject to any waiting period. जिस तरह से हमें एनईएफटी में वेट करना पड़ता था कि अगर एक बैच ओवर हो चुका है तो नेक्स्ट बैच के लिए हम पहले वेट करेंगे, तभी हमारी मनी ट्रांसफर हो पाएगी। लेकिन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता। जैसे ही आप मनी को बैंक अकाउंट के लिए पुट करते हैं, ट्रांसफर के लिए देते हैं बैंक एम्प्लॉय को, वो इमीडिएट बिना किसी वेटिंग पीरियड के आपकी मनी को ट्रांसफर कर देता है और आपकी मनी विद इन 2 आवर्स आपके बेनिफिशियरी पार्टी को, आपकी रिसीविंग पार्टी को रिसीव हो जाती है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विथ एनी अदर ट्रांजैक्शन। बैच नहीं बनाए जाते, ग्रुप नहीं बनाए जाते, 1-to-1 बेसिस पर जैसे ही एक पर्सन अपनी मनी ट्रांसफर करना चाहता है, उसी ट्रांजैक्शन में उसकी मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वेटिंग नहीं है, यहाँ पर कोई बैच नहीं बनेगा, कोई ग्रुप नहीं बनेगा जिस तरह से एनईएफटी में बनता है। द आरटीजीएस सर्विस फॉर कस्टमर इज अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 4:30 PM ऑन वीकडेज, इट मीन्स मंडे टू फ्राइडे, एंड ऑन सैटरडे इट इज 9 AM to 1:30 PM। आरटीजीएस करवाने के लिए जिस ब्रांच से आप आरटीजीएस करवा रहे हो वो आरटीजीएस एनेबल होना चाहिए। बेनिफिशियरी जो पार्टी है उसको विद इन 2 आवर्स आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। आरटीजीएस जो पर्सन करवा रहा है उसे कुछ फी पे करनी होगी, लेकिन बेनिफिशियरी पार्टी को कुछ भी फी पे नहीं करनी होगी। आरटीजीएस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर आरटीजीएस इज 2 लाख। अगर आपका अमाउंट 2 लाख से कम है तो आपको किस फैसिलिटी को यूज करना पड़ेगा? एनईएफटी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम आपको 2 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है तब आप आरटीजीएस की फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप आरटीजीएस की फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड एनईएफटी इज दैट while RTGS transactions are processed continuously and NEFT transactions settled in batches. Another difference is that while the minimum transaction value of RTGS is 2 lakh, there is no such minimum value for NEFT. That's all about the NEFT and RTGS. It is very important from examination point of view. Now come to the benefits of e-banking services. E-banking facilitates digital payments and promotes transparency in financial statements. Digital payments means online transactions को क्या करता है? प्रमोट करता है ई बैंकिंग फैक्टर, और यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रहती है। जैसे आपकी अकाउंट से कोई भी मनी विड्रॉ हो रही है, आपके अकाउंट में कोई भी मनी डिपॉजिट हो रही है, तो आपके पास क्विकली मैसेज रिसीव हो जाते हैं। तो क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 360 डेज ईयर सर्विस टू द कस्टमर ऑफ द बैंक। कभी भी आपके अकाउंट से मनी ट्रांसफर होती है, इमीडिएट आपको मैसेज आ जाता है। तो 24 आवर्स ये सर्विस आपके लिए अवेलेबल रहती है। कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस, हाउस और वाइल ट्रैवलिंग वाइल मोबाइल टेलीफोन्स। अब कस्टमर ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। आपको अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आप ऑनलाइन अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, कुकिंग गैस की पेमेंट्स करनी है, तो हम सभी पेमेंट्स अपने घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन की हेल्प से कर सकते हैं। इट
inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction. आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, एक मैसेज आ जाता है आपके पास कि आपके अकाउंट से इतनी मनी विड्रॉ हुई है, आपके अकाउंट से इतना मनी डिपॉजिट हुआ है आपके अकाउंट में। तो अब इससे हमारा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है कि हमारे कितने आउटपुट्स हो रहे हैं और कितने इनपुट्स हो रहे हैं, हमारे कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कितनी इनकम्स हो रही हैं। इससे हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच, एंड लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। अब ई बैंकिंग फैसिलिटीज से बैंक्स ने कस्टमर को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं जो बैंक की वॉल्स के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा रही, बैंक की वॉल्स के बाहर भी प्रोवाइड की जा रही हैं। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था वहाँ सिर्फ बैंक की फैसिलिटीज बैंक ब्रांच के अंदर, उसकी जो चार दीवारी थी उसके अंदर ही आपको प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा वाइड हो गया कि आप कहीं पर भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, अपने घर बैठे यूज़ कर सकते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो वहाँ यूज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन बहुत सारे अपने कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डील कर सकते हो। That's all about the benefits of e-banking systems. Now come to the related case study question. Mr. Anmol has a current account in SBI. He is having many transactions of funds transfer every day. One day he asked bank manager to transfer rupees 50,000 to a client in Mumbai immediately. बहुत जल्दी वो अपने क्लाइंट को कहता है कि मुझे 50,000 रुपये भेजने हैं। द बैंक मैनेजर रिप्लाइड टू ट्रांसफर द फंड इमीडिएटली, मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख। अब बैंक मैनेजर कहता है कि अगर आप इमीडिएटली भेजना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 लाख रुपीस भेजना पड़ेगा। 50,000 की ट्रांजेक्शन को हम इमीडिएटली में नहीं कर सकते हैं। In the context of above case, identify the concept discussed in the above case and explain the 3 features of that concept. अब देखो यहाँ पर कौन सा concept identify हो रहा है। concept आ रहा है RTGS, क्योंकि मैनेजर क्या कहता है कि हम 2 लाख से कम की ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली नहीं कर सकते, और RTGS की मिनिमम लिमिट ही क्या है, 2 लाख रुपीज है। RTGS से ही इमीडिएट पेमेंट हो सकती है। NEFT की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वेटिंग में होती हैं, बैचेस में होती हैं। तो फर्स्ट आंसर इज RTGS का कंसेप्ट आप राइट करेंगे एंड देन एक्सप्लेन द 3 फीचर्स ऑफ RTGS. That's all about the e-banking functions of commercial bank. Thanks for watching this video.